तो हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के गणित पहले चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 और इसमें सवाल बाय सवाल हम लेकर चलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की सबकी ख्वाहिश थी कि एक एक सवाल लेके चलना चाहिए। तो एक एक सवाल लेके चलेंगे, जरा ध्यान से देखते चलेंगे कि 2027 की आने वाली बोर्ड परीक्षा में ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। और मैं ये कहता हूँ, अभी किसी को जवाब नहीं देना है, बस सिर्फ मेहनत करनी है, क्योंकि टाइम इज मोस्ट पावरफुल। जिसका आ गया वो छा गया। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये समय आता सभी का है, टाइम आता सभी का है। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसमें पहला सवाल है। एक संख्या है 26, एक संख्या है 169। इनका जो एचसीएफ है वो हमारा 13 है। इनका एलसीएम निकालना है। ठीक, वैसे तो ये एमसीक्यू में दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम इसे ध्यान से देखते हैं। इसमें एक सूत्र होता है हमारा, लिखवाया भी था मैंने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहली संख्या हमारी इसमें 26 है, दूसरी संख्या 169 है, बराबर एचसीएफ हमारा 13 है, एलसीएम हमें निकालना है। तो इसका मतलब ये 13 कहाँ चला जाओगा, इन दोनों के नीचे, क्योंकि वो वहां गुणा में है। दूसरी साइड अगर हम इसे भेज जाएंगे तो भाग में जाएगा। तो 13 से हमारा 169 डिवाइड हो गया 13 बार। तो अब हम क्या करेंगे, 13 की 126 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 की जब हम 126 में मल्टीप्लाई करेंगे, खाली 26 में, तो आएगा क्या, देखो 13 के चाहे तो 6 बार पाना पड़ो। 13 छिंग 78 हासिल के 7, 13 26, 26 और 7 हो गए 33। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। पहली संख्या हमारी 26 थी, दूसरी संख्या हमारी 169, बराबर एचसीएफ हमारा 13 था और एलसीएम हमारा कुछ नहीं था, निकालना था। तो 26 गुणा 169 बराबर 13 गुणा एलसीएम। इसका मतलब 13 को अगर मैं इस साइड में भेज दूंगा तो भाग में जाएगा। 13 से 169 को 13 बार घटाएंगे, 13 की 26 की गुणा करके 338। बिल्कुल सवाल इजी था। उसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। पिचानवे और 152 का एचसीएफ। सेकंड सवाल, 95 और 152 का एचसीएफ। चाहे तो कर लो अभाज्य गुणनखंड विधि से, चाहे कर लो भाग विधि से, क्योंकि उसने सिर्फ ये पूछा कि 95 और 152 का एचसीएफ क्या है। विधि की कोई बात नहीं करी उसने। तो मैं भाग विधि से निकाल लेता हूँ। 95 कम 95 अगर मैं घटाऊं तो 12 कैरी लेकर के 12 माइनस 5, इतना मतलब 7, यानी यहाँ पर हमारा 5 बच गया। ये हो गया हमारा 95। इसको लिख देते हैं हम 152 बराबर 95 गुणा 1 प्लस 95। ठीक है, उसके बाद 57 एकम 57 घटा दिया, 15 में 7 गई 8 और 8 में से 5 गया 3। ये हो गया हमारा 95 इक्वल टू 57 मल्टीप्लाई 1 प्लस 38। अब हम 38 से नया सवाल बना लेंगे। 57 को 38 एकम 38, 17 में से 8 गए 9 और 4 में से 3 गया 1। अब हमारा 57 इक्वल टू 38 मल्टीपल 1 प्लस 19। अब 19 से एक नया सवाल और मिल गया यहाँ से। 90 19 टू या 38 माइनस 0। तो इसका मतलब 38 इक्वल टू 19 मल्टीपल 2 प्लस 0। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ है वो कौन सा होगा, जिससे हमने सबसे आखिरी बार भाग दी थी, वो है हमारा 19। ये हमारा एचसीएफ होगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 196 के अभाज्य गुणनखंडों में की घातों का योगफल क्या है। यानी हमारे पास एक संख्या है 196। इसमें कहा जो इसके अभाज्य गुणनखंड है उसकी घातों की घातों का
योगफल क्या है, यानी पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड, चलिए 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 निम 18, 7 सत्ती 49 और 7 का 7, यानी 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। इसमें का घातों का योगफल क्या होगा, इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 2 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2, गुणा 7 को लिख सकते हैं हम 7 की घात 2, बस। अब इसने कहा घातों का योगफल क्या होगा, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, और घात है ये 1 यू 2 और 1 यू 2, यानी 2 ये प्लस 2 ये निकालना हमें, 2 + 2 कितना होगा 4, ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, बिल्कुल इजी था, सवाल की भाषा समझ में आनी चाहिए, सवाल खत्म। नियम मैंने सारे लिखवा दिए इससे पहले वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 2, सभी जाकर देखते हैं। इसने कहा चौथा सवाल है, यदि p व q सह अभाज्य संख्या है। ठीक, एक छोटा सा बॉक्स मैंने यहाँ बनाया और उसमें मैं लिखूंगा सह अभाज्य संख्या। परिभाषाएं अगर सभी के याद हैं तो सवाल होने में ज्यादा टाइम नहीं लेने के, थोड़ा सा ही सवाल है, बिल्कुल मोस्ट। देखो सह अभाज्य संख्या यानी वे दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, जिनका HCF एक हो, जैसे कोई जोड़ा 3 और 5, इन दोनों का HCF अगर मैं देखूं तो वो क्या है, एक। दोनों का HCF क्या है, एक। यानी सहभाज्य संख्या केली संख्या नहीं होती, सहभाज्य संख्या कम से कम दो संख्याओं का जोड़ा होता है। जैसे हमारे पास 7 और 9 हो गया, ठीक, ये भी दोनों सहभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों का में से क्या है, एक है, तो इनको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। उसने कहा चौथे सवाल में यदि p व q सह अभाज्य संख्या है, चौथे सवाल में p व q सह अभाज्य संख्या है तो p² और q² क्या होगी, तो p² और q² क्या होगी, जस्ट बिलीव करते हैं इस पे, मतलब जैसे हमारे पास 3 और 5 है, इसने कहा यदि 3 और 5 अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होगा, डन करके देखते हैं, 9, 5 का क्या होगा 25, ये भी तो दोनों सहभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों का में से निकल ही नहीं सकता। जब हमारा इनका में से नहीं निकल सकता तो इनका कैसे निकल जाएगा, ऐसे ही जब हमारा इनका में से नहीं निकल सकता तो इनका कैसे निकल जाएगा, तो ये भी दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या। बात समझ में आई। इसने कहा था कि यदि p और q दोनों अभाज्य सहभाज्य संख्या है तो ये दोनों क्या होंगे, तो मैं करके देखता हूँ, क्योंकि ये तो संख्या नहीं है। मैं एक सहभाज्य संख्या का जोड़ा वहां से उठाया 3 5, इसने कहा ये दोनों सहभाज्य संख्या, अगर मैं दोनों का अलग अलग वर्ग कर दूं, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 5 का स्क्वायर बराबर 25, तो क्या दोनों सहभाज्य संख्या होंगी, बिल्कुल होंगी, मैंने करके देखा है बाल। इसीलिए मैंने कहा कि अगर यदि ये सहभाज्य संख्या है तो ये भी दोनों क्या होंगे, सहभाज्य संख्या। सवाल की भाषा अगर समझ में आ गई तो सवाल समझ में आ गया। उसके बाद 5वां, इसने यहाँ कई जोड़े दिए हैं, बताओ इनमें से कौन सी सह अभाज्य संख्या है। मैं जोड़ों को ही बता देता हूँ, 14 35, B 18 25, C 31 93 और D 32 62। बस सहभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिनका में से हम निकाल ना सकते हो। ठीक है, देखो 14 का और 35 का में से मेरे हिसाब से यहाँ 7 आ रहा, 18 और 25 का यहाँ कोई में से नहीं है, 31 93 का में से मेरे हिसाब से यहाँ 3 नहीं, सॉरी 31 ही आ रहा है, और 32 और 62 का में से भी हम दो निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ कोई में से नहीं आ रहा, तो यही हमारी सह अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि सह अभाज्य संख्या उनको बोलते हैं जिनका में से हम एक निकाल सकते हैं, सिर्फ एक होता है जिनका में से, और उससे ज्यादा में से नहीं होता। ठीक, तो ये भी बिल्कुल ही था। उसके बाद छठा सवाल, 15 18 और 24। देखो 15 18 और 24 का लय से निकाल लेंगे, चाहे तो सीधा इस विधि से निकाल लो, ठीक, और चाहे मैं क्या करूं, क्योंकि ये विधि तो यहाँ ज्यादा कहीं भी यूज नहीं करी जा रही है, ये भाग विधि है, तो यहाँ सब अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करी जा रही, तो मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करूंगा। ठीक,
2 से तो कट नहीं सकता, 3 से कटेगा। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 15 के सामने 15 के गुणनखंड, 18 के सामने 18 के गुणनखंड, 24 के सामने 24 के गुणनखंड। सबसे पहले हम उसको जोड़ा बनाएंगे जो तीनों में हो, ठीक, डन। उसके बाद समझेंगे। उसके बाद उसका भी जोड़ा बनाएंगे जो दो संख्याओं में जोड़ा हो, मतलब जोड़ा बनाना चाहिए पहले बड़ी संख्याओं का, पहले तीनों में हो जो उसका, और जो तीनों के बाद फिर जो दो में भी हो उसका भी जोड़ा बन सकता है, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेंगे। देखो, इस 2 के जोड़े में से 2 ले लिया, इस 3 के जोड़े में से 3 ले लिया। ये जिनका जोड़ा नहीं बना ये भी लेना होता है, लेस है, मैंने पहले दिन बताया था, ठीक। जोड़े वाले भी लो और बिना जोड़े वाले भी लो। देखो, 3 पंजे कितना हो 15, 15 के कितने हो 45, 45 दूनी कितने हो 90, 90 दूनी कितने हो 180, और 180 दूनी कितने हो 360। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। जोड़ों का ध्यान से समझना। यदि हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो पहले जोड़ा बनाएंगे तीनों संख्याओं में जो संख्या हो उसका। उसके बाद अगर ऐसी संख्या खत्म हो जाए जिसका तीनों संख्याओं में जोड़ा बने तो फिर ऐसी संख्या का जोड़ा बनाओ जो दोनों में हो, ठीक। उसके बाद जिनका जोड़ा नहीं बना 5 3 2 2 इन सबको भी साथ में लेना, उनकी सबकी गुणा करनी, ले से तैयार। उसके बाद एक सवाल दिया उसने, यदि हम 65 और 117 के एचसीएफ को, मतलब उसने कहा 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त कर दें तो m का मान क्या होगा। देखो, इसने कहा कि यदि मैं इसके बराबर में एचसीएफ लिख दूं, किसका एचसीएफ 65 और 117 का, तो m का मान क्या होगा, बस ध्यान से समझना है। यानी इस पूरे समीकरण के बराबर इसने 65 और 117 का एचसीएफ रखा, लेकिन 65 और 117 का एचसीएफ हमारे पास नहीं है जिसे हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं 65 का और 117 का एचसीएफ निकाल लूंगा। 65 एकम 65 घटाएंगे 52 बच गया, तो 117 बराबर 65 गुणा 1 प्लस 52। अब 52 से हम 65 को भाग देंगे, 52 एकम 52 बचा हमारे पास 13, ठीक। तो 65 बराबर 52 गुणा 1 प्लस 13। अब हम 13 से 52 को भाग देंगे, 13 चौक 52 घटाया हमारे पास क्या बचा 0। तो इसका मतलब 52 बराबर 13 गुणा 4 प्लस 0। उसके बाद जो दोनों का एचसीएफ है वो क्या आया 13 आया। अब हमने क्या करा 65m माइनस 117 बराबर इन पूरे की जगह इसका एचसीएफ यानी 13 लिख दिया। यही मुझे करना था। देखो, ठीक, अगर हमें m का मान निकालना है तो बिना m वाले को हम परे भेज देंगे, बिना m वाला परे जा लिया, 13 प्लस 117। उसके बाद 65m बराबर 13 और 117 ये हो गया 130। अब हमें m का मान काटना कर ली, तो इसका मतलब यह वाली संख्या कहाँ जाएगी पल्ली साइड जाएगी, और इस वाली संख्या को जब हम पल्ली साइड भेजेंगे तो 130 ये बटे में जाएगी 65। बस ठीक, 65 दूनी 130। तो m का मान कितना आया हमारे पास टोटल 2 आया। बिल्कुल इजी सवाल है, आया तो पेपर में आ जाएगा, प्री बोर्ड में आ जा, बोर्ड में भी आ जा, ठीक। सवाल नंबर 8, यदि p और क्यू धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि 8वां p बराबर a b स्क्वायर क्यू बराबर a की घात 3b और a भी अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम p क्यू बराबर क्या होगा, मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालना है हमें p और क्यू का। यहाँ यदि एचसीएफ दिया होता तो सूत्र लगाते पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से, लेकिन यहाँ पर हमें एचसीएफ नहीं दिया गया है, तो तात्पर्य ये है कहने का
कि हम इसको क्या करते हैं, जो इसकी संख्या है यहाँ वो चरों के रूप में दी गई, तो हम इनको ऐसे तोड़ सकते हैं बिल्कुल, इनके जोड़े देखते हैं क्या बनता है फिर। इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों गुणा के रूप में लिखी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए का और बी का हमारा क्या बन गया, जोड़ा बन गया नॉर्मल, वही एलसीएम वाला जो मैटर हमारा नॉर्मल संख्याओं में होता है वही हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो एक ए हम इसमें से ले लेंगे, एक बी हम इसमें से ले लेंगे, और गुणा जिनके जोड़े नहीं बने हैं वो भी ले लेंगे, मतलब बी गुणा ए। बस सवाल तैयार है। ए की ए में और ए में 3 बार गुणा हो रही, तो ए की घात 3 बी गुणा बी, यानी बी की घात कितना हो गया 2। ये इतना खत्म। ए की घात 3 बी की घात 2, दोनों का एलसीएम आ गया। ठीक, ऑप्शन चूज कर लेंगे, वहां से लगा देंगे निशान। उसके बाद सवाल नंबर 9 है हमारा, यदि a बराबर 2 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 4 और b बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा 5। ठीक, तो हमें दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो भाई a बराबर 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, और 5 की घात 4 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। उसके बाद b बराबर 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3, और 5 का मतलब 5 हो गया। देखो, अब हमें एचसीएफ निकालना है, यानी वे संख्या लेनी जिनके सिर्फ जोड़े बने और कोई हमें नहीं छेड़नी। तो एचसीएफ बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक, गुणा 5, गुणा कर दो, बस बात खत्म। घात के रूप में देना का नहीं, घात के रूप में नहीं देना, नॉर्मल संख्या। देखो 5 दिया कितने को 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। वैसे एक बात बताऊं, क्योंकि नॉर्मल संख्या चल रहा है, क्योंकि ये सवाल सभी 5वीं क्लास में हम सब पढ़ चुके हैं, तो 5वीं क्लास वाले सवाल यहाँ चल रहे। ठीक, उसके बाद एक सवाल है 10वां, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी है। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, तो 144 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उन्हें देखो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छीक 12, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिये 9, 3 कम 3। ठीक, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, उसने कहा 2 की घात कितनी है इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो इसका मतलब क्या है, इसकी 2 की घात हमारी 4 है, हमें घात के रूप में लिखना था। तो यहाँ 2 की घात कितनी हुई हमारी 4, यही हमारा डन आंसर है। ठीक, उसके बाद सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में 2 संख्या दी उसने, और सवाल देखो किस रूप में लिख कर दिया, और सवाल इस रूप में आने वाला है अगर आया भी तो। में से 99 153 बराबर 9, तो लेस है 99 153 का क्या होगा, इसका मतलब पहली संख्या हमारी है, दूसरी है में से यू, तो लेस निकालना, सूत्र लगाओ, यहाँ लिखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक, तो पहली संख्या कितनी है हमारी 99, दूसरी संख्या कितनी है 153, उसके बाद 9 मल्टीपल एलसीएम। तो 9 को हम कहाँ भेज जाएंगे, यहाँ भेज जाएंगे, यहाँ कहाँ होगा वो इसके नीचे। 9 से इसे गुणा कर देंगे, 9 कम 9, 9 कम 9, तो एलसीएम 11 33 हासिल 3, 11 5 55, 3 58 हासिल लेके 5, 11 कम 11 5 16, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, इजी है बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। इसके बाद सवाल नंबर 12। और सवाल नंबर 12 में दिया है, यदि दो धनात्मक संख्याएं a बराबर x की घात 5 और y की घात कितनी
2 और b बराबर x की घात 3 y की घात 3। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, सवाल नंबर 12। बस वही है, नॉर्मल संख्या तो ये है नहीं ना, गुणा के रूप में लिख देंगे ऐसे, क्या रहेंगे, ठीक। b बराबर x गुणा x गुणा y की घात 3, यानी y गुणा y, जिसकी जितनी घात उसे उतनी बार गुणा में लिखेंगे। देखो एचसीएफ के लिए सबसे पहले जोड़ा बनाओगे। देखो x का x में, x का x के साथ, x का x के साथ, y का y के साथ, y का y के साथ, यानी x गुणा x गुणा y। और एक बात और ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें एचसीएफ में सिर्फ वे संख्या लिखते हैं जिनके जोड़े बनते हैं। तो x गुणा x यानी x की घात 3, y गुणा y यानी y की घात 2, ये हमारा आंसर। या फिर इसे इसमें किताब में इस तरीके से मिलेगा, बीच में गुणा का निशान नहीं मिलने का ये वाला, ठीक, क्योंकि ये तो हमारी भाषा में लिखा हुआ है, गुणा का निशान वहां किताब में नहीं मिलने का, ठीक। 12 सवाल खत्म, उसके बाद 13वां सवाल। 13वें सवाल में दो संख्याएं ए बी का एचसीएफ 5 है, उनका लैसे तो है, तो ए बी का गुणनफल कितना है। तो उसने कहा 13वें में ए का और बी का जो एचसीएफ है वो कितना है 5, और एलसीएम कितना है ए का और बी का 200। उसने कहा ए गुणा बी निकाल लो, इजी है, वो सूत्र याद करो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्योंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखो पहली संख्या हमारी ए है, दूसरी संख्या हमारी गुणा बी है, और एचसीएफ हमारा 5 है और एलसीएम हमारा 200 है। तो ए बी बराबर कितना आया, 5 गुणा 200 यानी 1000, ये आंसर आगा, ठीक। बिल्कुल इजी है, सवाल की भाषा समझ में आनी चाहिए, जहां सवाल की भाषा समझ में आई तो सवाल समझ में आया, जहां सवाल समझ में आया तो सवाल खत्म। उसके बाद 13वां खत्म, सवाल नंबर 14 है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी। देखो उसने कहा कोई भी दो संख्याएं हैं, यदि मैं उनका एचसीएफ 1 कहूँ, वैसे तो सवाल की बात को ही रोकते हुए मैं थोड़ा सा याद करवाऊं, सवाल नंबर कौन सा था वो, 4 और 5 में एक परिभाषा लिखवाई थी मैंने, सह अभाज्य संख्या, यानी जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो नॉर्मली अगर परिभाषा याद है तो ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ ऑप्शन में देखो सह अभाज्य संख्या है क्या, कहीं लिखी हुई जरूर होंगी, यदि नहीं होगी तो सवाल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सवाल तो गलत नहीं हो दे सकते। ऑप्शन में ढूंढना सह अभाज्य संख्या कौन से नंबर पे लिखी हुई, इस नंबर पर टिक लगा देना, ठीक। उसके बाद अब इसका वर्णात्मक प्रश्न चल रहे हैं, वर्णात्मक यानी जिसमें हमें उनकी गणना करनी है। सवाल नंबर पहला, यदि 99 153 का एचसीएफ ये है तो एलसीएम क्या होगा। ये सवाल मैंने सवाल नंबर एमसीक्यू में 11 में करवा दिया, ये सवाल इन्होंने डबल दे दिया, तो इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल ईजी है, मैं छोड़ दूं कम कर लोगे। अब दूसरा सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 17 गुणा 5, 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। हमें व्याख्या करनी है, ये एक भाज्य संख्या है, हमें पता करना है ये भाज्य है या नहीं है। वैसे तो उसने कहा कि व्याख्या कीजिए ये एक भाज्य संख्या है, तो उसने कह दिया भाज्य संख्या है, लेकिन हमें अपनी तरफ से इसे प्रूफ करना है कि ये भाज्य संख्या है, कैसे है, क्यों है या नहीं है, इस तरीके से हम इसके बारे में अभी चर्चा करनी है। देखो 17 गुणा 5, 17 गुणा 5 यानी 85, 17 पंजे 85, 11 दिया 3 33, ठीक, गुणा 2 प्लस 2 की गुणा 11 में कर देंगे, कितने हो जाएंगे 22। बस बात याद रखो ध्यान से, एक बार में दो संख्या को गुणा होती है, मैं गुणा को बिल्कुल आसान बना कर रहा हूँ। देखो 85 गुणा, देखो 33 दूनी कितने हो 66 हो, प्लस 22 दूंगा तो क्या छोड़ देंगे, अभी दू का तू चलता रहेगा 22, क्योंकि जो गुणा के सवाल है मैं खत्म करेंगे पहले। तो 85 गुणा 66 गुणा करो, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 अट्ठे 48 3 51 गुणा 015, तो 0165, तो कितना आया
5610, 5610 इन दोनों की गुणा करता है, लेकिन इसमें हम 2 भी जोड़ेंगे। अब देखो, यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या अपने अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती हो, पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। मैं खाली विभाजित की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं चाहूँ, देखो ये जो 5 है ना, ये 5 2 से विभाजित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बात जरा ध्यान से देखो, ये पूरा पूरा विभाजित नहीं था, यहाँ से बच रखा है, फिर हमने पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाई जब याद आगे सवाल चला। तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं है, सिर्फ विभाजित है। मैं बात कर रहा हूँ पूरे पूरे विभाजित, यानी ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। तो इसका मतलब 5 हमारी अभाज्य संख्या न खाली भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। ये 9 हमारी सम संख्या है ना, सम संख्या नहीं, ये विषम संख्या है, लेकिन यह भाज्य संख्या भी, क्योंकि भाज्य संख्या 9 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो ऐसी संख्या जो दूसरी संख्याओं से भी कट सकती हो, यानी जिसका हम एचसीएफ निकाल सकते हो या जिसका हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो पीछे 2 लिखा हुआ था, इसका मतलब इसका कोई ना कोई गुणनखंड है, 2 भी है, ठीक। 2 से ये पूरी पूरी कट सकती है, तो इसका मतलब है ये भाज्य संख्या है। उसके बाद तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 145, इसने कहा एचसीएफ 145, ठीक, एलसीएम 2175, एलसीएम 2175, एचसीएफ 725 है, नहीं, एक संख्या 725 है, एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। सूत्र लगाओ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी क्या है? 725 है, दूसरी संख्या हमारी नहीं है, बराबर एचसीएफ 145 गुणा एचसीएफ 2175। तो मुझे दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये जो 145 और गुणा 2175 है, इसके ठीक नीचे कौन सी संख्या जाएगी? जो 725 इधर गुणा में, ठीक। अब बस काटने का काम आगा, तैयार है काम। देखो 3 से अगर मैं काट दू, 3 दूनी से 3 चौक 12, कटने यानी 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितना बचा? 2, 22 होगा, 5 चौक 20, कितना बचा? 2, 25, पंजे पंजे 25, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, कितना बचा? 1 बच गया 17, 5 से 15 बचे 2, 25, पंजे पंजे 25, अभी भी 5 से कटेगा, 5 2 10, पंजे पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, तो 25 तक हम इसे काटेंगे, पंजे पंजे 25, 5 2 10, पंजे पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 बार, यानी हमारे पास ये 5 बचेगा और ये 87 बचेगा। 5 गुणा 87, उत्तर आया गुणा करके 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 और 3 43, 435 आंसर आया, दूसरी संख्या 435, ठीक, दूसरी संख्या 435। अब कुछ संख्याएं दी हैं फोर्थ की, पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 204, तीसरी संख्या 1575, चौथी संख्या 1001 और पांचवी संख्या 437। देखो, एक होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस बॉक्स में मेरा नंबर होगा, ये वाला लिखा हुआ, इस पर मैं व्हाट्सएप भी चलाऊं, ठीक, सब यही है पोल वोल का। तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने,
ठीक, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो सभी। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलते तो इस नंबर पे मैसेज कर दियो और लिख दियो ऑप्शन 1 2 3 4 5 इनमें से कौन से का हमारा अभाज्य गुणनखंड थार पर नहीं निकला। ठीक, तो इसका पर्सनली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे नोट करेंगे। उसके बाद एक सवाल है यहाँ पर 5वां। एक प्रातःकालीन शहर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, उनके कदमों के माप क्रम से कौन सा सवाल है 5वां 40 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद 42 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद 45 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा तीनों एक साथ चले। ठीक, इनमें से प्रत्येक किसी कितनी न्यूनतम दूरी चलेगी वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर ले। इसमें कहा तीनों एक साथ चले हैं तो इसका मतलब एलसीएम यानी तीनों एक साथ चले हैं तो तीनों को ले लिया गया एक साथ ही। जब तीनों को एक साथ ले लिया गया तो तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। और एलसीएम निकालने का सबसे इजी तरीका मैंने बताया था 40 के अभाज्य गुणनखंड, 42 के अभाज्य गुणनखंड और 45 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, डन, एलसीएम निकाल के बताइयो। ठीक, फिर हम बताएंगे अगर नहीं निकल पाया तो। पर्सनल पीडीएफ में मैंने बताया है, मिल सकेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 मैं जरा ध्यान से देखेंगे। तो अब रह गए हमारे 2 सवाल, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 14 सवाल तो थे एमसीक्यू और 8 सवाल हैं वर्णनात्मक क्वेश्चन। अब 6 सवाल मैंने करवा दिए, 2 सवाल रह गए। उसके साथ साथ एक जरूरी सूचना देनी थी 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 9 10 11 12 10 और 12 की होती है बोर्ड परीक्षा। 9 10 11 12 की 9वीं की विज्ञान और 10वीं की विज्ञान, 9वीं का गणित और 10वीं का गणित, 9वीं की सामाजिक विज्ञान और 10वीं की सामाजिक विज्ञान, तीनों की पीडीएफ हमारे पास मिल जाएगी। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन मोड में लेना चाहते हो तो कोई भी स्टूडेंट्स ले सकता है। बस इसी नंबर पर जो मैंने अभी दिया था इस पर मैसेज करना होगा। कक्षा 12 और 11 की फिजिक्स की और मैथ की दोनों की पीडीएफ अवेलेबल है, ले सकते हैं। हिंदी की भी पीडीएफ अवेलेबल है, ले सकते हैं। उसके साथ साथ एनडीए और आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6 के लिए, कक्षा 8 के लिए और एनडीए की भी हमारी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, वीडियो अपलोड हो गई, उसको देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और बहुत जल्द आप सबको एनसीईआरटी जोन का भी बेंच देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी जोन, एनसीईआरटी जोन का मतलब होता है जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में के अंतर्गत आते हैं और वो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, जो बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलेगा रखा हुआ, उम्मीद है मेरी। तो ऐसी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। इसके साथ साथ वीकली टेस्ट की वीडियो भी जरूर आएगी, वीकली टेस्ट भी संडे को आ जाएगी, वीकली टेस्ट की वीडियो। उसके बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी खुशखबरियां मिलेगी देखने को। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 7। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या 60 84 और 108 है। ठीक, तो यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी और बैठाए जाए हों तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसमें 60 84 108 का एसएफ निकालना है, एसएफ निकाल के सोल्व करके भेज दियो भाई, अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 8, दोनों ही संख्याएं 500 25 और 3000 केवल 3 5 15 25 और 75 से विभाजित है। मतलब इसने क्या कहा हमें, 525 और 3000, एक संख्या 3 5 15 और 25 तथा 75 दोनों
इनसे तीनों से विभाजित है। तो एचसीएफ 525 और 3000 का क्या है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए इसने कहा इन दोनों, ये तीनों संख्या इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी विभाजित है। तो इसने कहा इन संख्याओं में से इनका है दोनों का एचसीएफ क्या होगा भाई, बड़ी से बड़ी संख्या। क्योंकि अगर किसी सवाल में दिया गया हो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वहां हम एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ हमारे पास निकल आई संख्या, सिर्फ टिक करना कि भाई हमारा एचसीएफ ये है। ठीक है, इनमें बड़ी से बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या 75, 75 से तीनों विभाजित है ना, दोनों विभाजित हैं, दोनों विभाजित हैं, इसलिए 75 एचसीएफ है। 75 क्या है, एचसीएफ है भाई। ये खत्म हो गया सवाल, और एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। कल हम मिलते हैं दूसरी एक्सरसाइज में। ठीक है, आज अगर दूसरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में ऐड कर दी गई तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब लॉन्ग वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा अलग सा है, वो भी उन्हें जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं वो तो चाहते हैं कि तीन तीन एक्सरसाइज एक ही वीडियो में खत्म हो जाए। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा ही पूरा देखते हैं, और जिसने यह वीडियो पहली बार देखी है वो चैनल को टच करके चैनल की सारी वीडियो में पहुंचे, और इससे पहले वाली वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 1 बेसिक के लिए जरूर देखो। पहले वाली वीडियो में ओनली डेफिनेशन बताई गई, दूसरे वाली वीडियो में सवाल करने के तरीके बताए गए, और तीसरे वाली वीडियो में सवाल बताए गए। देखो सीक्वेंस से लेकर चले हम। पहले वाली वीडियो में क्या बताए, सिर्फ डेफिनेशन बताई, दूसरे वाले तरीके में ना, दूसरे वाली वीडियो में सवाल करने के तरीके बताए गए, और तीसरे वाली वीडियो में जो ये वाली वीडियो अभी चल रही है इसमें सवाल ही बताए गए। ठीक है, तो सभी के सभी जाएं, देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और अपने जो ऑल ग्रुप हैं, ऑल स्टूडेंट्स हैं, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके का बैच चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड बेंच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो करें। और आपका टेलीग्राम चैनल भी है आपके अपने सूर्य कोचिंग सेंटर के बारे में, टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा, फेसबुक पर भी मिलेगा। जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं उन सभी में सूर्या कोचिंग गाठेड़ा के नाम से चैनल मिलेगा, तो सभी जगह जाकर फॉलो करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने बताया टाइम इज मोस्ट पावरफुल, आज किसी का हम जवाब नहीं दे रहे। टाइम इज मोस्ट पावरफुल, जिसका आ गया वो छा गया, और पक्की बात ये है कि आएगा सभी का। तो जिस दिन समय आएगा हम उस दिन सबको दिखाएंगे कि हम लोग क्या हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। 2027 टारगेट बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।